अनियमित आय होने से भविष्य की योजना नहीं बना पा रहे हैं। अगर उनकी आय नियमित नहीं है तो भविष्य के बारे में वो कैसे सोचें, भविष्य के बारे में भी कोई योजना नहीं बना पा रहे हैं। जो डबल इंजन की सरकार थी तो डबल इंजन टकराने लगे, उनके डब्बे टकराने लगे, अब गार्ड के डब्बे भी टकराने लगे। और उनमें जो फैशन और डिज़ाइन के लिए जो काम होता, शायद दुनिया में उनसे बेहतर काम नहीं हो पाता उस देश से। स्वास्थ्य समस्याएं, बुनकरों को लंबे समय तक बैठ कर के काम करने से स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं। नेता अनीस मंसूरी जी और इनसे जुड़े हुए पसमानदा समाज के सभी सम्मानित प्रतिष्ठित साथी, मुख्तार मंसूरी जी, अंजुम अली एडवोकेट जी, वसीम रायनी साहब, महबूब आलम अंसारी जी, दौलत अली घोसी जी, शेख सलाहुद्दीन साहब, शहर आलम कुरैशी जी, तहसीन मंसूरी जी, शाहीन मंसूरी, मोइन अहमद राइन जी, सना परवीन, यश भारती से सम्मानित बहुत ही प्रतिष्ठित हमारे कवि शायर दीन मोहम्मद दीन साहब, शादाब कुरैशी जी, डॉक्टर फाजिल, अनवार अहमद, अन्नू जी, कदीम आलम और बड़ी संख्या में पसंदीदा समाज के प्रदेश के सभी आए हुए हमारे पदाधिकारी और जिम्मेदार नेता कार्यकर्ता, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ हम अपने प्रेस के लोगों का भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि हर दिन हमें और आपको मिलने का मौका मिलता है। अभी जब हम लोगों की बातचीत हो रही थी तो बहुत सारे सुझाव, जहां राजनीतिक सुझाव हमारे पास आए, वहीं उनकी जो समस्याएं उनके बारे में भी उन्होंने हम लोगों को जानकारी दी। हमारे साथ जितने भी साथी बैठे हैं, अनीस मंसूरी जी और उनके सहयोगी साथियों को मैंने भरोसा दिलाया है कि समय आने पर और हमारे साथ जो लगातार आपका सहयोग और मदद मिल रही है, समय आने पर हम लोग आप लोगों को साथ जोड़ करके राजनीतिक सम्मान दे करके आगे बढ़ाने का भी काम हम लोग करेंगे। वहीं जो इनके साथियों के जो काम का जो कारोबार की समस्या, उसके बारे में भी जानकारी दी। जो आर्थिक समस्याएं हैं हमारे बुनकर, कारीगर और पसमानदा समाज के, अक्सर कम मजदूरी मिलती है उन्हें, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति लगातार नीचे जाती आ रही है। कम मजदूरी मिलने से, कम आय होने से उनके जीवन स्तर में लगातार कमी हो रही है। अनियमित आय होने से भविष्य की योजना नहीं बना पा रहे हैं। अगर उनकी आय नियमित नहीं है तो भविष्य के बारे में वो कैसे सोचें, भविष्य के बारे में भी कोई योजना नहीं बना पा रहे हैं। बिचौलियों द्वारा लगातार उनका शोषण हो रहा है और इनके कमाई का बड़े पैमाने पर हिस्सा बिचौलियों के हाथ में चला जाता है और वो हमारे बुनकरों के हाथ में या कारीगरों के हाथ में या पसमानदा समाज के हाथ से, उनके हाथ से छिन जाता है। बुनकरों के पास अक्सर पूंजी की कमी होती है, जिससे काम कारोबार बढ़ा नहीं पाते हैं। अगर उनके पास पूंजी हो या इंस्टीट्यूशंस जो हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सपोर्ट करें तो कारोबार उनका और बड़े पैमाने से बढ़ सकता है। बुनकरों को अपने बनाए कपड़ों के लिए बाजार की अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी खरीद फरोख्त और आमदनी पर बुरा असर पड़ता है। जो हम लोगों ने सेंटर्स भी बनाए थे या सरकार की जो संस्थाएं भी हैं, वो उतना सहयोग मदद नहीं कर पा रही जितना उन्हें करना चाहिए, जिसकी वजह से उनके आर्थिक स्थिति का बहुत तरक्की और खुशहाली की ओर नहीं जा पा रहे हैं। आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार और अन्य संगठनों को बुनकरों के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम चलाने होंगे, जैसे कि वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच प्रदान करना पड़ेगा। बाजार तक कैसे पहुंचे? वहीं जहां वो मेहनत करते हैं और अपना कारोबार चलाते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी
कई समस्याएं आती हैं जिसका उन्हें सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य समस्याएं, बुनकरों को लंबे समय तक बैठ कर के काम करने से स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं। लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठकर काम करने से पीठ और गर्दन में दर्द आता है। बुनकरों की आंखों की समस्या, जैसे कि आंखों में तनाव, धुंधलापन और आंखों की रोशनी कम होना होता है। धूल और रेशों के कणों के कारण उनको सांस लेने की समस्याएं, अस्थमा जैसी समस्या, बीमारी, ब्रोंकाइटिस की बीमारी का सामना करना पड़ता है बड़े पैमाने पर लोगों को। और क्योंकि लगातार धूल और रेशों के कणों के बीच में रहते हैं, तो मांसपेशियों में दर्द और थकान होती है। खासकर हाथ और कंधों पर बड़े पैमाने पर उन्हें नुकसान होता है। तो उनकी ये जो स्वास्थ्य की समस्याएं वो भी दिखाई देती हैं। वहीं जहां हमारा सब कुछ बदल रहा है, बाजार बदल गया, बाजार में तरीके बदल गए। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत ही बड़े चैनल पे मैं देख रहा था कि एक देश जो अपनी फैशन डिज़ाइन, उसके कारोबार में दुनिया में सबसे ज़्यादा उसका नाम है। फ्रांस जैसे देश में जो डिज़ाइन है, जो उनकी अपनी फैब्रिक पे जो उनका कमांड है, कंट्रोल है, और उनमें जो फैशन और डिज़ाइन के लिए जो काम होता है, शायद दुनिया में उनसे बेहतर काम नहीं हो पाता उस देश से। उनके सामने भी संकट है चीन जैसे देश का। तो जो हमारे प्रदेश के, देश के कारोबार करने वाले लोग हैं, जब समय समय पर हम स्वदेशी की बात सुनते हैं, और कई राजनीतिक दल जो अपने आप को नेशनलिस्ट बोलते हैं, कुछ दिन पहले स्वदेशी नारा देते थे, हमारे बाजार को पूरा विदेशियों से कब्जा करा करके एफडीआई के बहाने, इन्वेस्टमेंट के बहाने, या उन विदेशी कंपनियों को बाजार देने के लिए पॉलिसी बना करके, उनको खास इंसेंटिव और टैक्सेस में छूट दे करके, जब पूरा बाजार उनके हाथ में चला गया, कब्जा हो गया, तो फिर वही संस्थाएं, वही पॉलिटिकल सोच के लोग फिर स्वदेशी की बात करने लगे। इसलिए हमें जरूरत है कि प्रशिक्षण, तकनीकी समस्याओं का समाधान हो। बुनकरों के नए डिजाइन और तकनीक के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स को आधुनिक नहीं बना पाते हैं। इसलिए समय समय पर ट्रेनिंग या सरकार को ट्रेनिंग का काम करना चाहिए। मुझे याद है समाजवादी सरकार में अर्मेस जैसी सबसे बड़ी कंपनी दुनिया की, जो फैशन और डिज़ाइन में है, जो लग्जरी डिज़ाइन में है, उसके कारीगरों को ट्रेनिंग देने की इंस्टीट्यूशन और ट्रेनिंग दिलाने की इंस्टीट्यूट बनाई गई थी। सरकार गई तो वो भी बंद हो गई। बुनकरों को नए डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी और बाजार की मांग के अनुसार प्रशिक्षण मिलना चाहिए। पुरानी तकनीक का उपयोग करते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता और गुणवत्ता प्रभावित होती है। परंपरागत बुनकरों को नए डिज़ाइन और फैशन ट्रेड की जानकारी नहीं होती है, जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स को आकर्षक नहीं बना पाते हैं। मॉडर्न मशीन और एडवांस टेक्नोलॉजी की सुविधा नहीं होती है, जिससे उनकी प्रोडक्शन की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में जानकारी न होने के बारे क्वालिटी भी प्रभावित होती है। तो ये तमाम जो उनकी समस्या, उनके समाधान को लेकर भी हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे, जिससे हमारे कारोबार बढ़े, प्रदेश की तरक्की और आगे बढ़ें। जब हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तो बड़े पैमाने पर हम लोग रोजगार भी देने में कामयाब होंगे और नौकरी देने में भी कामयाब होंगे। कच्चे माल की समस्या है। बुनकरों को कच्चे माल की जो उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, उसका सामना करना पड़ता है, जिससे उनका काम भी बड़े पैमाने पर प्रभावित होता है। कच्चे माल की क्वालिटी कम होने से बुनकरों के उत्पादों की क्वालिटी में भी प्रभावित होती है, क्योंकि जब रॉ मटेरियल अच्छा नहीं है, और सुनने में आ रहा है कि पड़ोसी देश वो भी रॉ मटेरियल में बड़े पैमाने पर कब्जा कर लिया है। जो लोग स्वदेशी नारा दे रहे हैं, उनको भी इस तरह सोचना पड़ेगा, उनकी सरकारों को सोचना होगा। बुनकरों को कच्चे माल की सप्लाई चेन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि देरी से आपूर्ति के लिए अनियमितताएं, कभी माल मिलना, कभी नहीं मिलना। ये भी बहुत संकट बड़े पैमाने पर पैदा हो जाता है बुनकर भाइयों के सामने। इसलिए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समय आने पर हम लोग काम करेंगे। और इन बातों को मैं इसलिए बोल रहा हूँ
कि हमारी मुख्यमंत्री को समझते नहीं इन बातों को। बाजार की समस्या है, बुनकरों को अपने उत्पादों के लिए डायरेक्ट मार्केट नहीं मिल पाता है। ये जो ऑनलाइन जो नया ज़माना आ गया है, ऑनलाइन, इसने भी बड़े पैमाने पे नुकसान पहुंचाया है। बुनकरों को अपने उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच नहीं मिल पाती है, जिससे उनकी बिक्री नहीं हो पाती है, और जो बिचौलिया होते हैं वो उसका लाभ उठाते हैं। बुनकरों का अक्सर मदरसा वही बिचौलिया शोषण करते हैं, उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा छीन लेते हैं, उनकी आय प्रभावित होती है, और बाज़ार की भी उन्हें समय पे जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। पहले तो हम लोग सुनते थे डीसीएम और ओसीएम में लड़ाई है, आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर, डीसीएम डिप्टी चीफ मिनिस्टर। जो डबल इंजन की सरकार थी तो डबल इंजन टकराने लगे, उनके डब्बे टकराने लगे, अब गार्ड के डब्बे भी टकराने लगे। आउटगोइंग सीएम, जो सीएम है वो बाहर जा रहे हैं, उसमें क्या है? आउटगोइंग सीएम नहीं, वही जो इंजन टकरा रहे थे, डब्बे टकरा रहे थे, तो अब सब टकराएंगे, और उसी का परिणाम देखिए ना, कोई कूटा जा रहा है, कोई पीटा जा रहा है। कौशाम्बी जैसी जगह पर जहां पर 2 डिप्टी सीएम ने माहौल खराब कर दिया, किसी को न्याय नहीं मिलने दे रहे हैं। ये जो हैं सरकार में बैठे लोग, ये न्याय नहीं देने दे रहे हैं। जिन्होंने संविधान की शपथ ली है वो किसी भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलने देना चाहते हैं। और अभी हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी उस परिवार से मिलने जाना चाहते थे, पुलिस है इनके पास, पुलिस लगा दी, नहीं जाने देंगे आपको। अब आप एक्सरसाइज करिए भागने दौड़ने की, चोरी छिप करके जाइए तो आप जा सकते हैं। ये कोई नया ऐसा नहीं हो रहा है। सुल्तानपुर में दर्द या चोट किस पैर में थी, किस हाथ में, और लगा दिया किस हाथ में प्लास्टर। ये कोई नई बात है? अच्छा, जो है भी मान लो जिसका जो काम है वो काम ही नहीं कर रहे हैं। हमारे ओसीएम साहब का काम क्या है? सबसे प्रिय काम क्या रहा? पूजा पाठ। और दूसरे का काम क्या था जो स्वास्थ्य विभाग जिनके पास है? कभी हमारे हाथा वालों से पूछ लेना, तो उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इंस्टीट्यूशंस चलेंगी? आप सोचिए, रिजल्ट आ गया है, अभी नए बच्चे आएंगे एमबीबीएस के, उनको एडमिशन्स होंगे, नया बैच ऊपर पहुंच गया, मतलब पुराना बैच ऊपर पहुंच गया होगा, नया बैच आएगा। आपके मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? अगर मेडिकल कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, प्रोफेसर्स नहीं होंगे, पढ़ाने वाले लोग नहीं होंगे, तो हम कैसे डॉक्टर्स को तैयार कर रहे हैं? और फिर यही होगा कि कोयले का घोल पीजिए आप, गलत इंजेक्शन लग गया, जान गई। आप कहोगे बाएं हाथ में प्लास्टर, वो दाएं हाथ में बांध देंगे। और ये कोई पहली बार घटना नहीं हो रही है। अगर आप 8-9 साल 10 साल का हिसाब किताब निकालेंगे तो न जाने कितने ऐसे निकलेंगे आपको उदाहरण कि जहां पर नेग्लिजेंस की वजह से जान गई है, ओवरडोज की वजह से जान गई है। एंटीबायोटिक दे दिए आपको, दवाई, क्योंकि गरीब सोचता है दवाई नहीं मिलेगी तो हम ठीक नहीं होंगे, ओवरडोज दवाई दे रहे हैं, गलत दवाई दे करके जान गई लोगों की। आप नाम भिजवा दो, कैश भिजवा देगी सरकार 5 लाख। मुआवजा नहीं मिलेगी, सरकार मुआवजा नहीं देगी, सरकार स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, हमें किसी के बयान पर, हमें किसी ने पत्रकार साथी के ट्वीट पर या सोशल मीडिया लिखने पर आपसे या और से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। मैं बदायूं में जो अन्याय हुआ है पटेल समाज के नौजवान के साथ, उसको न्याय मिलना चाहिए, और जो दोषी उनके साथ गिरफ्तारी होनी चाहिए। और सरकार में कई जगह हमें देखने को मिल रहा है जो सरकार से करीब लोग हैं, उनके लिए कानून व्यवस्था कुछ है ही नहीं, वो कानून व्यवस्था नहीं मानते, और उसी का परिणाम ये है कि देखो एमएलसी कूटे गए। अभी मैं उस दिन पढ़ रहा था, दुनिया के आंकड़े आए थे कि दुनिया में कितने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। वो लगभग 7 करोड़ बच्चे हैं, 7 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हैं। तो अगर दुनिया का आंकड़ा ये कहता है कि 7 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हैं जिनको प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है,
तो हमारे देश का आंकड़ा सबसे आगे हुआ। और जो हालात उत्तर प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं, जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उनमें बच्चे जा ही नहीं रहे पढ़ने, और लगातार संख्या कम हो रही है। और सरकार पिछले 8 साल से यही साजिश कर रही है कि गरीबों के बच्चे प्राइमरी स्कूल में न जाएं, इसीलिए उसका स्टैंडर्ड गिरा रहे हैं। और जो सुविधाएं देने की बात विधानसभा में बजट के माध्यम से कहते हैं, लेकिन जमीन पर नहीं पहुंचाते हैं। ये तो प्राइमरी एजुकेशन हो गया। फिर उसके ऊपर की पढ़ाई देख लो आप, इंटरमीडिएट की आप पता कर लो स्कूलों की हालत क्या है। सब स्कूल प्राइम लैंड पे हैं, प्राइम जगह पर हैं। कुछ अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं, कुछ बाद में बने हैं। सरकार साजिश कर रही है, जैसे प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए उन्हें बेचने की तैयारी है। इसी तरह मैं आपसे कहना चाहता हूं, इंटरमीडिएट स्कूलों की जमीन पर नजर भारतीय जनता पार्टी की है। और ये रिवर फ्रंट, मैं आज फिर कहता हूं आपसे, देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट है ये देश का। और इतने अच्छे और इतनी क्वालिटी के और इतनी वैरायटी के ट्रीज फ्लावरिंग वाले कहीं नहीं है जहां ब्लूमिंग सीजन देख सकें। आपके रिवर फ्रंट पे था। गुजरात के भी रिवर फ्रंट से अच्छा है, लेकिन पता नहीं अच्छा काम इन्हें अच्छा ही नहीं लगता है। वहां पर फुब्बारे चोरी हो गए। इस सरकार में फुब्बारा चोर कौन है? आखिर कौन है फुब्बारा चोर इस सरकार में? और जो मोटर बोट सुनने में आया था कि कोई चलेगा स्कूटर, उनको मास्क लगा के, इतनी बदबू है उसके अंदर, क्योंकि ये साफ ही नहीं करना चाहते हैं। और नमामि गंगा, गंगा सफाई के नाम पर कितना पैसा साफ कर लिया, बजट साफ हो गया।